उत्सवों के शोर में अक्सर कुछ सिसकियां दब जाती थी। विक्रमपुर गांव, जहां होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं बल्कि 3 दिनों का वो जश्न था जो हर चेहरे पर मुस्कान ले आता था। गलियां गुलाल से लाल थीं, दुकानों पर पिचकारियों की कतारें थीं और हवा में गुजिया की मीठी महक घुली थी। पर गांव के इसी कोने में एक घर ऐसा भी था जहां खुशियों ने दस्तक देना छोड़ दिया था। यहाँ रहता था रमेश अपनी पत्नी गीता और मासूम बेटे मोहन के साथ। जहाँ पूरा गांव रंगों की बात कर रहा था, रमेश के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार भी मेरे बेटे की होली बेरंग रहेगी? बाबूजी, इस बार तो हम पक्का रंग खेलेंगे ना? स्कूल में सब कह रहे हैं कि इस बार पक्के रंग और बड़ी पिचकारी लाएंगे। मैं भी अपने दोस्तों का रंग डालूंगा। देखिए ना, मेरी ये पिचकारी तो टूट गई है। क्या आप मेरे लिए नई पिचकारी लाएंगे? बेटा, वो इस बार भी हाथ थोड़ा तंग है। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या हम गरीब हैं इसीलिए हम होली नहीं मना सकते? क्या रंगों पर सिर्फ अमीरों का हक है? रमेश जी, हिम्मत मत हारिए। त्योहार तो प्यार का होता है, पैसों का नहीं। नहीं गीता, आज मेरे बेटे ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना ही होगा। मेहनत तो मैं दिन रात करता हूँ, फिर भी उसे एक मुट्ठी गुलाल नहीं दे पा रहा। कल मैं जमींदार साहब से बात करूंगा। अगली सुबह रमेश जमींदार रतनलाल के खेतों में काम करने के बाद उनकी हवेली पहुंचता है। रतनलाल अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हैं। मालिक, प्रणाम। बोल रमेश, क्या काम है? काम तो पूरा हुआ नहीं और यहाँ आ गया। मालिक, होली आ रही है, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते, बेटे के लिए पिचकारी और घर के लिए थोड़ा राशन लेना था। मैं दिन रात मेहनत करके पाई पाई चुका दूंगा। अरे रमेश, तुम मजदूरों की भी क्या होली? अब तुम लोग भी अमीरों की नकल करोगे? अरे पेट भरने के लाले और तुम्हें रंग चाहिए? जाओ यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तभी रतनलाल की पत्नी कमला देवी वहाँ आती है। शर्म नहीं आती तुम्हें रमेश? पिछली बार का हिसाब अभी बाकी है और फिर मांगने चले आए। जाओ, अपने औकात के हिसाब से सपने देखो। रमेश का सिर झुक जाता है, आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ता है। पीछे से जमींदार के हंसने की आवाजें गूंजती रहती हैं। शाम का समय, रमेश घर लौट रहा है। वो रास्ते में सोचता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तभी उसे साहूकार रामलाल की दुकान दिखती है। अपमान के उस आग ने रमेश के अंदर कुछ बदल दिया था। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा। साहूकार जी, मुझे व्यापार के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। व्यापार? तू क्या बेचेगा? मैं खुद के बनाए हुए प्राकृतिक रंग बेचूंगा। शहर में देखा था मैंने, लोग हर्बल रंगों को पसंद करते हैं। मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन शर्त है, तुझे अपना घर गिरवी रखना होगा। अगर होली तक पैसे वापस नहीं मिले तो तेरा घर मेरा होगा। रमेश कांप जाता है, पर मोहन का चेहरा याद आते ही वो कागज पर अंगूठा लगा देता है। रमेश, गीता और मोहन मिलकर काम में जुट जाते हैं। वे सूखे फूल, हल्दी, चंदन पाउडर और ढाक के फूलों को इकट्ठा करते हैं। रमेश ने जोखिम तो उठा लिया था, पर अब समय कम था। दिन मजदूरी में बीतता और रात रंगों को बनाने में। देखिए जी, हल्दी से कितना सुंदर पीला रंग बना है, और ये चंदन की खुशबू, ये तो बाजार के रंगों से कहीं बेहतर है। बाबूजी, ये रंग तो जादुई है। इनसे तो त्वचा भी खराब नहीं होगी। हाँ बेटा, ये कुदरत के रंग हैं, इनमें कोई जहर नहीं है। होली से एक दिन पहले रमेश बाजार के एक कोने में छोटा सा ठेला लगाता है। लोग शुरुआत में उसे अनदेखा करते हैं। ले लो भाई, शुद्ध हर्बल गुलाल, फूलों से बने रंग जो आपकी त्वचा को ठंडक देंगे। एक ग्राहक रुकता है और रंग को छू कर देखता है।
अरे वाह, ये तो बहुत मुलायम है और खुशबू भी लाजवाब है। क्या दाम है इसका? धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। लोग रमेश के रंगों की तारीफ करने लगते हैं। पास ही में बिजू दुकानदार, जो केमिकल वाले चटक रंग बेच रहा था, ये सब देख रहा है। ये मामूली मजदूर मेरा धंधा चौपट करेगा। कल तक तो इसके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज बड़ा व्यापारी बन रहा है। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अंधेरे में दो साए रमेश के घर के पास आते हैं। ये बिजू और उसका साथी है। वे चुपचाप रंगों के सारे बोरे उठा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। सुबह की पहली किरण। रमेश सोकर उठता है और बाहर आता है। खाली जगह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गीता, गीता, देखो सब कुछ लुट गया है। हमारे रंग चोरी हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? साहूकार को पैसे कैसे देंगे? हमारा घर बिक जाएगा। बाबूजी, क्या हमारी होली फिर से बेरंग रह जाएगी? तभी वहाँ गांव की एक बूढ़ी दादी आती है, जिन्हें रमेश ने अक्सर मदद की थी। बेटा, हिम्मत मत हार। जो मेहनत से बनाया गया हो, उसे कोई पूरी तरह नहीं चुरा सकता। चोर सिर्फ माल ले गया है, तेरा हुनर नहीं। लेकिन मुझे शक है, गांव में अचानक किसी और की दुकान पर वही चमकने वाले हर्बल रंग दिखने लगे हैं। बिज्जू, ये उसी का काम है। उसने सिर्फ रंग नहीं चुराए, मेरे बेटे की खुशी चुराई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रमेश दौड़ता हुआ बीजू की दुकान पर पहुंचता है, जहां भीड़ लगी है। बीजू वही हर्बल रंग बेच रहा है। बीजू, ये रंग मेरे हैं। तूने रात को मेरे घर से चोरी की है। क्या सबूत है तेरा? क्या इन रंगों पर तेरा नाम लिखा है? तू तो मजदूर है, जा जाकर खेत जोत। व्यापार करना तेरे बस की बात नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। रमेश लाचार खड़ा है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने रंगों की एक ऐसी खासियत जानता था जिसे बिजू नहीं बदल सकता था। गांव वालों, अगर ये रंग बिजू के हैं तो ये पानी में मिलते ही खुशबू छोड़ेंगे, और अगर मेरे हैं तो इनमें एक खास ठंडक होगी, क्योंकि मैंने इनमें चंदन और नीम मिलाया है। बिजू, क्या तू ये साबित कर सकता है? बाजार में भारी तनाव है। बिज्जू हाथ में डंडा लिए खड़ा है और रमेश पर चिल्ला रहा है। भीड़ का गुस्सा बढ़ रहा है। तभी मुखिया रामधन काका अपनी लाठी पटकते हुए बीच में आते हैं। चोरी का एक तरफ गांव का पुराना दुकानदार बिजू था, तो दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर रमेश, जिसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। गांव वालों के लिए ये केवल रंगों की बात नहीं थी, ये भरोसे की बात थी। खामोश। विक्रमपुर की धरती पर कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। रमेश, तुम कहते हो ये रंग तुम्हारे हैं। बिजू कहता है उसने शहर से मंगवाए हैं। सच कैसे पता चलेगा? मुखिया जी, झूठ बोलने वाला हर तैयारी कर सकता है, पर वो कुदरत की शुद्धता नहीं चुरा सकता। मैंने इन रंगों को बनाने के लिए नीम के पत्तों, हल्दी और लाल चंदन का इस्तेमाल किया है। बिजू भाई के रंगों में चटक चमक है क्योंकि वो केमिकल है, पर मेरे रंगों में एक शीतलता है। रमेश आगे बढ़ता है और एक बाल्टी पानी में बिजू के पास रखे गुलाल की मुट्ठी डाल देता है। गांव वालों, इसे हाथ लगाकर देखो। अगर ये रंग असली हर्बल हैं, तो पानी ठंडा हो जाएगा और इसमें से मंदिर जैसी चंदन की खुशबू आएगी, और अगर ये केमिकल हैं, तो पानी चिपचिपा हो जाएगा। गांव के 2-3 बुजुर्ग आगे आते हैं। वे पानी में हाथ डालते हैं और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। अरे, ये तो वाकई कमाल है। पानी इतना ठंडा जैसे मटके का हो, और खुशबू जैसे अभी अभी हवन हुआ हो। बिज्जू, तू तो कहता था तूने ये शहर की बड़ी दुकान से मंगवाए हैं। शहर के रंगों में ऐसी खुशबू कहाँ? वो मालिक, शायद उन्होंने इस बार नया स्टॉक भेजा होगा। मैं क्या जानूं? झूठ मत बोल बिजू, तेरी आंखें सब कह रही हैं। पुलिस को बुलाने से पहले सच उगल दे। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ जाती है। लेकिन रमेश का नुकसान बड़ा था। बिजू ने आधे रंग खराब कर दिए थे।
रमेश घर लौटता है जहाँ साहूकार रामलाल पहले से खड़ा है। क्या हुआ रमेश? चोर तो पकड़ा गया पर माल तो गया ना। कल दोपहर तक अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना ये झोपड़ी मेरी होगी। मुझे कानून से मतलब है, तुम्हारी ईमानदारी से नहीं। रमेश सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी गीता कमरे के अंदर जाती है और अपनी पुरानी संदूक खोलती है। वो अपने पैरों की इकलौती चांदी की बिछिया और एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकालती है। ये लीजिए, इन्हें बेच के कच्चा माल ले आइए। नहीं गीता, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैं ये नहीं बेच सकता। घर की दीवारें बचेंगी तभी तो निशानियां रहेंगी। आज हमारे बेटे की मुस्कान दाव पर है। जाइए, देर मत कीजिए। बाबूजी, मैं भी नहीं सोऊंगा। मैं और मेरे दोस्त मिलकर आपके लिए फूल इकट्ठा करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। रमेश की झोपड़ी के बाहर एक बड़ा कड़ाही चढ़ा है। रमेश, गीता और मोहन मिलकर काम कर रहे हैं। उस रात विक्रमपुर ने एक अलग ही मंजर देखा। एक परिवार अपनी किस्मत को अपने हाथों से घिस रहा था। कोई फूल पीस रहा था, कोई छिलके उतार रहा था, तो कोई आग सुलगा रहा था। थोड़ा और गुलाल, बस थोड़ा और। सुबह होने से पहले हमें इतना रंग तैयार करना है कि पूरा गांव देख सके। सुबह की पहली किरण। रमेश का शरीर थकान से चूर है, पर उसने 5 बड़ी बोरियां तैयार कर ली हैं। वो बाजार पहुंचता है। तभी धूल उड़ाती हुई एक बड़ी गाड़ी वहां रुकती है। कभी कभी भगवान आपकी परीक्षा लेता है तो पुरस्कार भी बड़ा ही देता है। उस गाड़ी में शहर का सबसे बड़ा उत्सव आयोजक सेठ लालचंद था। यहाँ इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ड्राइवर, देखो। वो गुलाल को हाथ में लेकर उसकी बारीकी देखता है। ये क्या है? ये तो मखमल जैसा मुलायम है। क्या तुमने इसे बनाया है? जी मालिक, फूलों और जड़ी बूटियों से। कोई केमिकल नहीं है। मुझे अपनी बड़ी कंपनी की होली पार्टी के लिए ऐसा ही रंग चाहिए था। शहर के सारे रंग नकली और चुभने वाले हैं। मुझे अभी 50 किलो चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? मालिक, मेरे पास अभी 20 किलो ही तैयार है। ये लो 10,000 रुपए। 5,000 आज के रंगों के और 5,000 एडवांस। मुझे अगले 3 दिनों में 100 किलो माल चाहिए। क्या तुम कर पाओगे? रमेश के हाथ कांपने लगते हैं। वो पहली बार इतनी बड़ी रकम देख रहा था। साहूकार रामलाल दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जमींदार रतनलाल अपनी हवेली में टहल रहा है। अगर ये मजदूर इतना कमा लेगा तो कल को मेरी जी हुरी कौन करेगा? इसके रंगों को मिट्टी में मिलाना ही होगा। मालिक, मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आज दोपहर जब पूरा गांव रंग खेलेगा, तब असली खेल शुरू होगा। पूरा गांव मस्ती में है। उनके चेहरों पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। हाय, मेरी त्वचा जल रही है। रमेश के रंग ने मेरा चेहरा जला दिया। रमेश के घर पहुंचते हैं। भीड़ हिंसक होने लगती है। रमेश, तूने हमसे बदला लिया है। तूने इन रंगों में तेजाब मिलाया है। देखो गांव वालों, मैंने कहा था ना, ये गरीब कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। इसने शहर के सेठ को खुश करने के लिए रंगों में सस्ता केमिकल मिलाया है। मारो इसे। भीड़ रमेश को घेर लेती है। गीता रो रही है। तभी मोहन भीड़ को चीरते हुए बीच में आता है। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है जो उसने बिजू के दुकान के बाहर गिरे हुए एक आदमी से पाया था, या फिर वो एक गवाह को साथ लाता है। रुकिए, मेरे बाबूजी बेगुनाह हैं। असली गुनहगार वो हैं। कालू की ओर इशारा करता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। बिजू जो अब रमेश का कर्जदार और मददगार बन चुका था। मुखिया जी, ये देखिए, कालू के पास वही जहरीला पाउडर है जो इन मजदूरों के चेहरों पर मिला है। मैंने खुद इसे साहूकार के गोदाम से चोरी छुपे लाते देखा था। मुझे माफ कर दो। जमींदार साहब और साहूकार जी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं रमेश के रंगों की बोरियों में ये केमिकल मिला दूं। पर रमेश भाई ने आज सुबह ही सारी बोरियां बेच दी थी।
इसलिए मैंने चुपके से खेलने वाले लोगों के गुलाल में इसे मिला दिया। सन्नाटा छा जाता है। गांव वालों का गुस्सा अब जमींदार और साहूकार की तरफ मुड़ जाता है। उस दिन विक्रमपुर की होली का रंग लाल, पीला या हरा नहीं था। उस दिन होली का रंग था न्याय। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई है। मैं यहाँ सिर्फ रंग लेने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गांव में हर्बल गुलाल केंद्र खोलो। मैं निवेश करूंगा और तुम यहाँ के मजदूरों को रोजगार दोगे। वक्त बदला और विक्रमपुर की तस्वीर भी। अब रमेश मजदूर नहीं, एक सफल उद्यमी था। लेकिन वो आज भी वही पुराना रमेश था, जमीन से जुड़ा हुआ। मोहन अब अच्छे स्कूल की वर्दी में है। गीता के गले में अब सोने का हार है और उसकी सादगी वैसी ही है। दोस्तों, रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपने काम और नियत के प्रति सच्चे हैं तो पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा जमींदार या साहूकार आया है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका? आपने उसका सामना कैसे किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक दें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।